हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुके हैं, अभी भी कुछ पेंडिंग है जिसपे हमको वर्क करने की जरूरत है। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमने पहले भी के वीडियो में आपको बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की कंडीशन में गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को जनरेट करने का काम किया है, इंप्लीमेंटेशन में लाने का काम किया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन है क्या। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप। ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर की गवर्निंग में वर्क कराना, ऑपरेट कराना, जिस इस मोटिव के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस वर्क करते हैं तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की कंडीशन में इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव को लेकर वर्क करते हैं, जो कहीं ना कहीं इन किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एक जीडीपी ग्रोथ में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में प्रोडक्शन क्वालिटी बेटर होती है, प्रोडक्शन लेवल हाई होता है, प्रोडक्शन में स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्पेसिफिकेशन जैसी क्वालिटी होती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी के फीचर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन जैसी क्वालिटी को डेवलप करने का काम करता है। प्राइवेटाइजेशन इट हेल्प्स टू द गवर्नमेंट टू मैनेज द फिजिकल डिफिसिट, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए फिजिकल डिफिसिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का रिमूवल बिना प्राइवेटाइजेशन के हेल्प के पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो वर्क करते हैं उनका मोटिव सोशल वेलफेयर केवल होता है, इसीलिए वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर हम देखते हैं वो लॉस पे चलते हैं, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड करना, और जिसका रिजल्ट होता है उस किसी भी कंट्री के लिए उनकी सोशल वेलफेयर पे ही वो वर्क करते रहते हैं और रिजल्ट उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत तेजी से नहीं हो पाता। ये लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू द गवर्नमेंट टू मैनेज द फिजिकल डिफिसिट बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर्क विथ द सोशल वेलफेयर ओनली। क्योंकि जब सोशल वेलफेयर पे वो वर्क करेंगे, प्रॉफिट उनका मोटिव नहीं होगा, जब प्रॉफिट के लिए वो काम नहीं करेंगे, केवल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेंगे, लोगों के लिए केवल काम करते रहेंगे, तो कंट्री के लिए काम नहीं होगा और जिसके कंडीशन में उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि किसी भी इंटरप्राइजेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट तभी दे सकती है जब वहां पे प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोशल वेलफेयर पे भी वर्क किया जाए। और प्राइवेटाइजेशन की कंडीशन में ये दोनों क्वालिटीज देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे गेन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के क्या फायदे हैं? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जॉब क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए एक कर्ज है। इस कर्ज का रिमूवल करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का सहारा हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड प्रोडक्शन करने पे वर्क किया जाता है। मोटिव प्रॉफिट के जनरेशन का होता है और ये सब चीजें जब होगी तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जॉब का क्रिएशन होगा, क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की क्वालिटी को, लिबरलाइजेशन के फीचर्स को एडॉप्ट करने का काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी जनरेट करते हुए इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम करते हैं और इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन करना होता है, ज्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा वर्कर्स, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहीं ना कहीं जॉब के क्रिएशन करने का काम करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ,
क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मनी का सर्कुलेशन होगा, उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल होगी, उतना ही ज्यादा फॉरेन करेंसीज आएगी, उतना ही ज्यादा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में और उस कंट्री को डेवलप करने में सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। बूस्ट अप इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वहां के रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि प्रोडक्शन में क्वालिटी जनरेट होगी, प्रोडक्शन में स्टैंडर्डाइजेशन होगा, लोगों की रेवेन्यू बढ़ेगी, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और सबसे ज्यादा टेरिटरी सेक्टर्स की भी डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस कंट्री में जितना ज्यादा टेरिटरी सेक्टर डेवलप करता है उस कंट्री के डेवलप होने में, उस कंट्री के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बूस्ट करने में उतना ही ज्यादा आसानी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कराने में भी सपोर्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मोटिव वर्क होगा, उतना ही ज्यादा सोसाइटी का वेलफेयर होगा और इन सब चीजों को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा होगी। जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा होगी और उसका फेवरेबल बजट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने में कैपेबल होगी। और ये सारी चीजें जो हो रही है और आपको जो फायदे दिख रहे हैं ये सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन के फायदे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सपोर्ट होगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर प्रॉफिट पे होते हैं जिससे उनको टैक्स मिलती है, मनी के सर्कुलेशन ज्यादा होती हैं, प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा होती है, इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा होता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी जिस तरह से भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू के सोर्सेज हो सकते हैं वो सारी चीजें गवर्नमेंट को रेवेन्यू में प्रोवाइड कराने में, रेवेन्यू की अवेलेबिलिटी कराने में प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं हेल्पफुल रोल प्ले करता है। हम सभी जानते हैं कि जिस चीज में फायदे होते हैं नुकसान भी हो सकते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के कुछ लॉस भी हैं। जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं, जॉब्स ओनली फॉर स्किल्स, केवल इस कंडीशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में केवल और केवल जॉब की अवेलेबिलिटी हम अक्सर उन्हीं को देखते हैं जिनमें स्किल है। अनस्किल्ड को इस कंडीशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंडीशन में जॉब्स को पाना आसान नहीं होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंडीशन में हम देखते हैं वहां स्किल अनस्किल को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जो कहीं ना कहीं सारे लोगों को जॉब के, बट ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का इश्यू था जिसका रिमूवल ही प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि जो जिस काम के लायक है उसको जॉब उसी हिसाब से मिलेगी। ये प्राइवेटाइजेशन के लिए एक लॉस जरूर हम कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एज पर स्किल, एज पर पोटेंशियल जॉब की अवेलेबिलिटी प्राइवेटाइजेशन में कराया जाता है, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे अगर हम बात करें एक फेवरेबल वर्क है, क्योंकि जिसको जो जिसके लायक है, जो जिसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जॉब प्राइवेट एंटरप्राइजेस की कंडीशन में मिल पाती। फिर बात करेंगे प्रॉफिट मोटिव प्राइमरी। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं प्राइवेटाइजेशन की कंडीशन में प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन इनका मेन मोटिव होता है, और अक्सर देखा जाता है कि ये सोशल वेलफेयर के मोटिव को इग्नोर कर देते हैं, या उतना ज्यादा इनका मेन मोटिव, ये सेकेंडरी मोटिव पे ये सोशल वेलफेयर पे वर्क करते हैं, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक गलत पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको सोशल वेलफेयर पे भी वर्क करना होगा, जो कहीं जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन का है, केवल और केवल प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कहां से अर्न कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमको कैसे मिले, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की एक प्रॉब्लम है। इंक्रीज कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन के कारण इंटरनेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, रीजन लेवल पर हम देखते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण
बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सर बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जा रही है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और ये सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रही। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन जो फेस नहीं कर पा रही हैं, जो इंडस्ट्रीज फेस नहीं कर रही हैं, वो बंद होने के कगार पे हैं, या बंद हो गई हैं, या लॉस पे सरवाइव कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस पे भी वर्क करने की जरूरत है। बट कंपटीशन कहीं जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, कंपटीशन से ही आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन मिलती है। तो कंपटीशन जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के कारण बढ़ रहा है वो प्रॉब्लम तो जनरेट कर रहा है, बट अगर उसके दूसरे एंगल से सोचें तो कंपटीशन से क्वालिटी का क्रिएशन, कंपटीशन से प्रॉफिट को क्रिएशन, कंपटीशन से इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करने की अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो सकती है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन जो बढ़ा है उसकी अनफेवरेबल के साथ साथ फेवरेबल रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सफर कर रही हैं, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी कंपनी से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। स्मॉल स्केल के नाम इंडस्ट्रीज के नाम पे जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी वो भी अब डिसॉल्व की गई हैं, कम की गई हैं, खत्म की गई हैं, और जिसका रिजल्ट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की पोजीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही। आगे बात करेंगे हम आपसे ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे सप्लायर को इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड के फ्री फ्लो, किसी भी तरह के बिना रिस्ट्रिक्शन से अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द कंट्री आप अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को, अपने सप्लायर को के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की बैरियर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो सप्लायर को कहता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी या कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी का इनफ्लो आउटफ्लो वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज से ट्रांसफरेबिलिटी आसान हो गई है। दिया हुआ है एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो द डेवलप कंट्रीज टू ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स इंडिया। क्योंकि हम जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करेंगे, जितनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, उतने ही ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी का क्रिएशन होगा, उतने ही ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी लेवल बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी का बूस्टअप होगा, हमारे को इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंपटीशन को फेस करने की हमारी कैपेबिलिटी बूस्ट होगी। आगे दिया हुआ है पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए और उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो बात करेंगे इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, फॉरेन करेंसीज के सर्कुलेशन आसान हो गए हैं, जो रिजल्ट कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसीज के स्टॉक को बूस्ट करने का काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज का क्रिएशन हो पा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफिलिटी होगी, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस होगा, मनी का सर्कुलेशन होगा, फॉरेन करेंसीज का सर्कुलेशन होगा, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज के क्रिएशन करने का काम करेगा। रिडक्शन इन टैरिफ्स, टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिडक्शन करने का काम ग्लोबलाइजेशन के वजह से हुआ है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि
वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट की जो कंट्री जितना अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है उस चीज का वो प्रोडक्शन करे। जो अगर हमारी कंट्री में उस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो हमको उस पर अपना टाइम स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है। हम किसी अदर जिस चीज पे हम बेस्ट वर्क कर सकते हैं हम उस पर वर्क। तो ये रिडक्शन इन टैरिफ की पॉलिसी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से जनरेट हुई है, जो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल इंफॉर्मेशन है। और ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट्स हैं। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, एक देश से दूसरी देश में, एक कंट्री से एक से दूसरे कंट्री में कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, प्रोडक्ट कन्वर्टेबिलिटी, रिसोर्स कन्वर्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी कन्वर्टेबिलिटी के फीचर्स हमारे को ग्लोबलाइजेशन के वजह से जनरेट हुए हैं। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, बैरियर्स, जो पहले क्या थे, रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, जो बिजनेस की जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूवल करने का काम अब किया जा रहा है। और ये सारी चीजें जो हुई है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन फीचर्स के इंप्लीमेंटेशन का रिजल्ट है। आगे बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम जब देखते हैं तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे फीचर्स वर्क कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के इकोनॉमी के बूस्टअप और जीडीपी के ग्रोथ करने में एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसे एलपीजी पॉलिसी, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंप्लीमेंटेशन में लाई गई तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को यूज किया गया, जिसको हम लोग अक्सर शॉर्ट में एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। एलपीजी पॉलिसी के रिजल्ट से इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हमारे जो भी सप्लायर हैं जिनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल पाया, उनकी रेवेन्यू जनरेट हो पाई, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाया, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ा, उनकी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ। ये सब चीजें जब होती हैं तो किसी भी कंट्री में अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट होगा कि उस कंट्री के इकोनॉमी का बूस्टअप होगा, उस कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और उस कंट्री के लिए फेवरेबल न्यूज़ेस अक्सर देखने को मिलेगी, जो हमारी कंट्री को देखने को मिल रही है। अब हम आपसे बात करेंगे मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के मेरिट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहली जो मेरिट है वो है वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अब क्या हो गई है, ज्यादा वाइब्रेंट हो गई है, ज्यादा ब्रॉड लेवल पे हो गई है। और हम अब देख रहे हैं कि जीडीपी का लेवल आज हाई लेवल पर अप्रॉक्स 8%। जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आई है तो अप्रॉक्स एवरी ईयर हमारा जीडीपी रेट 8% के आसपास मूव कर रहा है, जो हमारी कंट्री के लिए एक फेवरेबल इंफॉर्मेशन है। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जनरेट हो रही है, जो जीडीपी बूस्टअप है आफ्टर द एलपीजी पॉलिसी, 8% के आसपास है। और 8% के आसपास अगर आपकी इकोनॉमी बूस्टअप रहा है, जीडीपी ग्रोथ रह रहा है, ये आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। और ये सभी पॉसिबल हो पाई है जब हमने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन में लिया है। सेकेंड एडवांटेज पे बात करते हैं, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एलपीजी पॉलिसी जब से ये वर्क कर रही है तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ा है, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल गया है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिसर्च को बूस्टअप हुआ है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। इंटरनेशनल लेवल पर हम कंपटीशन को फेस करने में कैपेबल हुए हैं। और जब ऐसा सब हुआ तो हमारी कंट्री का बिजनेस भी कहीं ना कहीं बढ़ा है, जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रेवेन्यू जनरेशन में, जीडीपी के बूस्टअप में एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। थर्ड मेरिट पे बात करते हैं, अ चेक ऑन फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट भी हमारा तेजी से फॉल किया है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं आज हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी तो तेजी से बढ़ा है, और जो डिफिसिट हमारा 8.5% के आसपास था बिफोर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आज
इवॉल्व होके 3.5% ऑफ द जीडीपी हो गया है। मतलब बिफोर इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 8.5% ऑफ द टोटल जीडीपी हमारा डिफिसिट हुआ करता था, वो आज क्या है, फॉल करके 3.5% ऑफ द टोटल जीडीपी हो गया है, जो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर फॉल कर रहा है, जो हमारी कंट्री के कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट हमारे सामने प्रेजेंट करता है। अगर हम इन्फ्लेशन पे चेक करें या चेक ऑन इन्फ्लेशन, तो वहां पे भी हमारे को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और ये चीज जो पॉसिबल हुई है वो कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण पॉसिबल हुई है। क्योंकि इन्फ्लेशन होना चाहिए, पर इन्फ्लेशन का बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए। 2011-12 to 13-14 में अगर इन्फ्लेशन का रेट हम बात करते हैं तो हमारा 6 to 9% के बीच था, जो 2017-18 में 2.9% है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन के रेट फॉल किए हैं, और जो 2.9%, 1 to 3% के बीच में इन्फ्लेशन हर कंट्री में होना चाहिए। क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी के बूस्ट करने के, डेवलप करने के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस जनरेट नहीं होंगे। तो ये तमाम चीजें जो पॉसिबल हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट है, जो कहीं ना कहीं हमारे को फायदा दे रहा है। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी आज क्या है, सरप्लस की ओर जा रही है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री सरप्लस की ओर जा रही है, जो कहीं ना कहीं री इन्वेस्टमेंट और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, जो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के एडॉप्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए एक फेवरेबल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे हमारी नई जब टेक्नोलॉजी का हम एडॉप्शन करेंगे, रिसर्च को बढ़ावा देंगे, तो रिजल्ट होगा हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल, हमारी क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन के फीचर्स होंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने और रेवेन्यू जनरेशन करने में हमारे को सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट गेम की बात करेंगे, कंज्यूमर्स सोवेनिटी। कॉमर्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स के लिए आज कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर क्या चाह रहा है, कब चाह रहा है, कैसे चाह रहा है, ये सब चीजों को एनालाइज करके उसकी चॉइस और प्रेफरेंस को प्रॉपर वे में स्टडी करके, डाइवर्सिफाइड करके गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, जिससे उसका वेलफेयर लेवल, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बूस्ट कर रहा है। और ये भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अच्छे परफॉर्मेंस का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट मेरिट्स में बात करते हैं तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। समय के साथ साथ जैसे जैसे हम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम एलपीजी पॉलिसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इंडिया ए वर्ल्ड में एक सुपर पावर के रूप में, एक इकोनॉमिक पावर के रूप में बूस्ट कर रही है। इंडिया की रैंकिंग, इकोनॉमिक रैंकिंग बूस्ट हो रही है, बढ़ रही है। इंडिया को लोग आज सुपर पावर की तरह देख रहे हैं, फ्यूचर की सुपर पावर की ओर देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिजल्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी पिक्चर फ्यूचर के लिए हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने मोनोपोली के कॉन्सेप्ट को खत्म करने का काम किया है और कॉम्पिटिटिव मार्केट को जनरेट करने का काम किया है, क्योंकि जिस मार्केट में मोनोपोली होगी वहां पे कंज्यूमर्स, जो मार्केट का किंग होता है, उसको सरवाइव करना पड़ेगा। तो ये क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने कॉम्पिटिटिव मार्केट को जनरेट किया, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कंज्यूमर को कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज्यादा फायदा होता है। और कॉम्पिटिटिव मार्केट की कंडीशन में जो सप्लायर्स होते हैं वो हमेशा अवेयर रहते हैं क्वालिटी को लेकर, स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर, सिंप्लीफिकेशन, स्पेशलाइजेशन को लेकर हमेशा अवेयर रहते हैं, जो कंट्री के लिए, कंट्री के प्रोडक्टिविटी लेवल के लिए बहुत ही अच्छे साइंस होते हैं। ये तो मैंने आपसे बात की एलपीजी पॉलिसी के एडवांटेज की। अब हम आपसे बात करेंगे इसके कुछ डीमेरिट्स की, क्योंकि हर चीज की मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर चीज के कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होता होगा। तो आज बात करेंगे इसके
लॉस पे, तो बात सबसे पहला लॉस है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ने कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को इग्नोर करने का काम किया है। उसमें ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर को बूस्टअप करने को, इंटरनेशनल मार्केट पे वर्कआउट करने की बात की गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के एडॉप्शन बात की गई है, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को तेजी से बूस्ट करने में कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम किया है। फाइन, क्योंकि आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारी कंट्री के लिए में हमेशा से, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसका हमारी टोटल इकोनॉमी में डे बाय डे कंट्रीब्यूशन फॉल करता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी का एक रिजल्ट हो सकता है। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, क्योंकि लिबरलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी का जो मेन फोकस होता है ग्रोथ प्रोसेस पे वर्कआउट करने का, वो अर्बन एरिया में होता है, जिसका रिजल्ट होता है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो पाता। जबकि हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अराउंड 70% पीपल विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, जबकि इनका जो मोटिव है वो केवल और केवल अर्बन एरिया को, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर ज्यादा डेवलप होते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं और उन्हीं का यूटिलाइजेशन करके ये वर्क करते हैं, जिससे अर्बन एरिया तो हमारे डेवलप हो जाते हैं, बट रूरल एरिया के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करता है, जो कहीं ना कहीं एक सोशल इनजस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो एलपीजी पॉलिसी में ये प्रॉब्लम आती है, और इस प्रॉब्लम को अगर रिमूवल कर लिया जाए तो एलपीजी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं हो। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, एलपीजी पॉलिसी ने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सारे वर्क किए हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है, क्यों चाहता है, कैसे चाहता है, केवल उसी पे वर्क है। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, जिससे क्या होता है, जो सप्लायर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाती, जिसका रिजल्ट होता है कि मोनोपोली की पोजीशन कुछ इंडस्ट्रीज में कभी कभी जनरेट होती हुई हमको दिखती है, जो सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम का काम कर सकती है। फिर बात करेंगे लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी पॉलिसी एक्सेलरेट द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बट ये पूरी तरह से हर सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलती। ये आईटी, इनका फोकस क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आईटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका एडॉप्शन। जहां पे प्राइमरी सेक्टर में बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ये सब चीजों का नहीं होता, जिसका रिजल्ट होता है कि ग्रोथ प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। सारे सेक्टर्स में उतनी तेजी से ग्रोथ प्रोसेस हमारे को देखने को नहीं मिलते, जो कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी की एक प्रॉब्लम है। अगर इन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन किया जाए और हर सेक्टर पे वर्कआउट किया जाए तो एलपीजी पॉलिसी एक बेस्ट पॉलिसी हो सकती है। सबसे लास्ट डिबेट्स पे अगर हम बात करते हैं, कल्चरल एरोशन। कल्चरल एरोशन की यहाँ बात की जाती है, वो हमारी सोसाइटी को लेकर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज टेकन लीड ओवर ऑल अदर पैरामीटर ऑफ लाइफ। एवरीबॉडी वांट्स टू इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, हर आदमी ये चाहता है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, इंडिपेंडेंट हो, फैमिली और सोसाइटी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। बट यहाँ पे क्या है, कल्चरल इरोशन, जो कल्चरल की बात की गई है उनमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जनरेट होता है, जो कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी के प्रॉब्लम के कारण जनरेट होता है। क्योंकि एलपीजी पॉलिसी का मोटिव है प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कहीं ना कहीं कल्चरल जो है एक्टिविटीज हैं, कल्चरल फैमिली कॉन्सेप्ट सोसाइटी के लिए जो क्या है, केवल और केवल मनी मेजर से वर्क करते हैं, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एरोशन, कल्चरल एरोशन जैसे फीचर्स देखने को हमारे को प्रोवाइड कराते हैं। होपफुली आपको वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा।